हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार कंपटीशन बेंच पर। तो आज एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस ब्रेक के पहले मैं आपको एनटीपीसी का सॉल्यूशन करा रहा था, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया। इसकी वजह से ही हमने लगभग 400 के करीब का आंकड़ा लगभग छू लिया है। और आप लोगों ने कंप्यूटर वाली वीडियो पे बहुत सा ज़्यादा प्यार दिखाया और अभी भी दिखा रहे हैं। तो इसको जो एनटीपीसी है आपको पता है कि सेवेंथ ऑफ मई से आपका ये एग्ज़ाम शुरू है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका हिस्ट्री और पॉलिटी के तो उससे पहले कवर कर ही दिया जाए 5 तारीख तक। तो जस्ट मैं इस वीडियो के बाद मैं एनटीपीसी की पॉलिटी की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जो कि आपको 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी। खैर, अभी बात कर लेते हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुआ है आपका 30 अप्रैल में, आज में। उसके बाद उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस थे, बट मैं यहाँ पर 40 के करीब क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो टॉप के क्वेश्चंस थे, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा कुछ हाई लेवल नहीं आ रहा है, इतना कुछ टफ नहीं आ रहा है कि कुछ करने वाला नहीं है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन कोर टॉपिक्स बन रहे हैं, क्योंकि देखो टॉपिक एक बनता है फिर उसको रिपीट करता है, तो रिपीट वाले तो मैं कराऊंगा नहीं, है ना, टाइम बचाना है। तो इन 40 क्वेश्चन से आपको पूरा आज का पता चल जाएगा, और अपकमिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहने वाली है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, जिससे मुझको पता चले कि मेरी जो ये गाड़ी है एक सही दिशा में जा भी रही है या नहीं, ठीक है ना। तो क्लास के बाद आप लोग फीडबैक जरूर देखिएगा और आखिरी तक इसको जरूर देखिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि सेरमपुर, जनरली इसको श्रीरामपुर भी कह देते हैं, कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका श्रीरामपुर है या फिर श्रीरामपुर है, ये आपका कहाँ पर है। तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है, तो आपका ये श्रीरामपुर वहाँ का एक जिला है, आप ये समझिए जिला है पश्चिम बंगाल में। और ये किस नदी के किनारे है, तो आपकी वहाँ की हुगली नदी है। हुगली नदी के किनारे है, तट पर, इसके हुगली के तट पर, तट हुगली के तट पर स्थित है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है, या फिर सहायक, आप ये सहायक नहीं बोल सकते हैं आप, सहायक देखो सहायक और वितारिका तो होती हैं, पहले इसको ही समझ लो। सहायक तथा वितारिका, इनमें अंतर समझ लेते हैं, है ना। देखो सहायक होती है, जैसे ये मान लो आपकी नदी है, ये आपकी नदी है, तो सहायक नदी वो होती है जो आपकी टुवर्ड्स नदी, आपकी जो रिवर है इसकी तरफ बढ़ती है और अपना जल इसमें गिराती हैं, ठीक है ना। इसका जल इसमें क्या करती हैं, गिराती हैं। और वितारिका ये होती हैं जो ये ऐसे आ रही, यहाँ से इनका जल एक नई धारा को बनाता है, वो होती हैं आपकी वितारिका। क्या होती है, वो आपकी वितारिका हो जाती हैं। तो जो आपकी हुगली नदी है वो आपकी सहायक नदी नहीं है गंगा की। ये अगर गंगा नदी है, ये आपकी गंगा नदी है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, सहायक नदी है, ठीक है। खैर, अभी आप समझिए कि जो हुगली नदी है, हुगली नदी के तट पर ही, इसके तट पर ही आपका कोलकाता शहर स्थित है। कोलकाता शहर भी आपका ये हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। और इसी हुगली नदी पर आपका जो ब्रिज बना हुआ है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो ब्रिज आपका हावड़ा ब्रिज है वो बना हुआ है। बात करते हैं इसके आंसर क्या होगा, तो आपका ये ब्रह्मपुत्र हुगली, हुगली इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने किया था। स्थापना हुई थी 1818 में। सेरमपुर त्रयी नाम से इसकी स्थापना हुई थी। त्रयी का मतलब है क्योंकि स्थापना में 3 लोगों का हाथ खास करके था, जिनका नाम था विलियम कैरी, विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड, विलियम वार्ड। ये 3 लोगों ने इसकी मिलकर के 1818 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। तो खैर इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो है आपका, ये कहां पर है, तो ये आपका कोलकाता में बनाया गया है। कोलकाता किस नदी के नीचे बनाया गया है, तो वो हुगली रिवर के नीचे ही बनाया गया है। ओके, चलिए
अभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू महोत्सव या फिर मांड नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज मांडू फेस्टिवल, या फिर मांड जिसको कहते हैं। मांडू आपने कम नाम सुना होगा, मांडू आपने नाम कम सुना होगा, इसीलिए यहाँ पर मांड भी दिया गया है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसके ऑप्शंस अलग अलग हैं तो ये क्वेश्चन गलत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जानबूझ के इनके ऑप्शंस को अलग रखा है क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब पता है, ठीक है ना, पता है ना। देखो, मांडू जो है आपका ये कहां पर होता है? देखो, ये दो प्रकार का होता है। एक तो आपका मांडू फेस्टिवल है और ये आपका मांडू डांस है। तो मांडू जो फेस्टिवल आपका होता है, जो महोत्सव होता है, ये आपका है मध्य प्रदेश में, और जो आपका डांस है वो आपका राजस्थान में होता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मांडू महोत्सव है, मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में एक जिला आपका पड़ता है, धार जिला। एक जिला पड़ता है धार, धार पड़ता है, धार पड़ता है। वहां पर एक स्थान पड़ता है मांडू। क्या पड़ता है? मांडू पड़ता है। इस मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। ये जो है यहाँ पर आपका, ऐसा आप समझिए कि खैर चलो वो चीज तो नहीं बताऊंगा। अब ये समझो, मांड गायन है या फिर नृत्य है, ये कहां पर होता है? ये आपका राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक गायन शैली है, जहां पर आपके जैसे आपका एक प्रसिद्ध गीत नहीं है वो, आप कहते हैं केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये मांड शैली में ही गाया गया है। तो पधारो मारो देश, मांड शैली लिख देंगे यहाँ पर, मांड शैली। क्या राजस्थान में होता है? ये कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सॉन्ग है, गीत है लोकल का। तो हमारे पधारो मारे देश, पधारो म्यारे देश, म्यारे देश। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। एमपी के कुछ अन्य महोत्सव, जैसे आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव हो गया, खजुराहो नृत्य महोत्सव हो गया, तानसेन महोत्सव हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं। तानसेन महोत्सव हो गया, है ना। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ग्वालियर में मनाया जाता है। कहाँ होता है मेरे भाई? ग्वालियर में होता है, ठीक है। चलिए, राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य विधानमंडल बोला है, राज्य विधानमंडल बोला है, तो आप राष्ट्रपति तो बिल्कुल काट दो, बिल्कुल भी काट दो। विधानमंडल का सत्र बुलाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा संसद है, संसद में आपका उच्च सदन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा का जो सत्र बुलाना होता है वो कौन बुलाता है? बुलाना और सत्रावसान ये कौन बुलाता है? तो वहां पर तो आपका राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन ये स्टेट लेवल पे आ जाएगा तो आपका राज्यपाल एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जिक्र किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 174 में किया गया है इसका जिक्र। किसका जिक्र? इसका जिक्र। सत्र को बुलाना और उस सत्र को एकदम मतलब खत्म कर देना या फिर समाप्त कर देना आपका बुलाता है। मुख्यमंत्री की सलाह ली जाती है इसमें। इसकी क्या होती है? सलाह होती है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह पर भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। अगर केंद्र में यही शक्ति देखी जाए तो केंद्र में यह शक्ति राष्ट्रपति को होती है। ऐसा किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 85 में बताया गया है। इसमें इसके तहत आपका है, ठीक है ना। 85 में आपका ये बताया गया है। 85 में आप 89 जोड़ दो तो आपका ये 174 आ जाएगा। 89 रूल पता होना चाहिए कि जो राज्य स्तर की चीजें, केंद्र की चीजें होती हैं, वो उसमें राज्य में लाने के लिए आप 89 उसमें ऐड कर दीजिए या फिर राज्य से 89 को माइनस कर दीजिए तो आपका वो आ जाएगा। विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका विधानसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। दो सत्र जो अगर होते हैं, सत्र 1 हुआ, अगर सत्र नंबर 1 हुआ और सत्र नंबर 2 हुआ, तो इनके बीच में टोटल कितना गैप होना चाहिए, कितना मतलब समय होना ही चाहिए, है ना। मतलब मिनिमम आप ये समझिए कि 2 सत्र हैं तो इनके बीच में किनसे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में समय होता है 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का समय, इससे ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बच्चे को पता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसको ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था, या फ्लड
फ्लड यानी कि बाढ़ आ जाना, ऑपरेशन फ्लड 1970 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा। और जो आपकी अमूल है, अमूल अमूल संस्था है यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भी आपका वर्गीज कुरियन ने की थी। कब की थी? 1970 में ही की थी। और इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, आपकी वर्गीज कुरियन का जन्मदिन होता है 26 नवंबर को, 26 नवंबर को होता है आपका। इसी दिन हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। एम एस स्वामीनाथन आपको पता ही होना चाहिए, भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, ये उसके जनक है। नॉर्मन बोरलॉग जो है दुनिया में क्रांति के जनक हैं। और जो सैम पित्रोदा हैं, इन्होंने पीली क्रांति, है ना, पीली क्रांति आप समझ रहे हैं ना, तिलहन से संबंधित पीली क्रांति का जनक माना जाता है। या फिर आप एक और लिखेंगे दूर संचार क्रांति, दूर संचार क्रांति का भी जनक इनको माना जाता है। अब से ना ये बैकग्राउंड की जो व्हाइट है ना, इसको व्हाइट नहीं करूंगा, अब से ब्लैक लाऊंगा। ब्लैक में इम्पैक्ट जो है ना वो अलग पड़ता है थोड़ा। तो हाँ जी, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो वो आपका सर्वोच्च न्यायालय को है। ऐसा किसमें बताया गया? तो आर्टिकल 71 में आपका ऐसा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर मतलब चुनाव विवाद का जो फैसला होगा, जो अंतिम फैसला होगा वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव बहुत से आपके क्वेश्चंस में पूछा गया है कि इनका चुनाव कौन करवाता है? तो वो आपका चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव कौन करवाता है? तो वो आपका चुनाव आयोग कराता है। आर्टिकल 64 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 64 में क्या बताया कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो है आपका, ये उपराष्ट्रपति ये आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है, इनकी जो चुनाव की जो सिस्टम है, समझिए इसको कि इनको कौन कौन वोटिंग कर सकता है, चुनाव प्रणाली, इनको कौन कौन वोट कर सकता है। जितने भी लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो मैं बिल्कुल भी गलत बोल रहा हूं। ठीक है ना। निर्वाचित के साथ में मनोनीत भी डाल सकते हैं। क्यों भैया? मनोनीत तो नहीं होता था शायद, वो शायद नहीं, वो ऐसा राष्ट्रपति के केस में होता था। लेकिन जो आपका मनोनीत है, जो 12 सदस्य होते हैं मनोनीत, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से प्रावधान लिया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा में 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति करेगा। कितने क्षेत्र होते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। ओके, चलिए ये सब वोटिंग इसमें करते हैं। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? बताएंगे आप लोग। संथाल विद्रोह तो ये आपका ये 1855 में आपका शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1855 में आपका शुरू हुआ था। 1855 और 56 में इसका पीक टाइम था। इस समय इसको हम कहते क्या थे? संथाल विद्रोह को अगर पूछा जाए आपका अन्य नाम क्या है, या फिर ये अन्य नाम से पूछ ही लिया जाए कि कब शुरू हुआ था या कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे संथाल हूल के नाम से जानते हैं। संथाल हूल भी कहते हैं। इसका एरिया क्या रहा था? एरिया इसका मुख्य रूप से आपका झारखंड का एरिया जो है, झारखंड का एरिया जो है, एंड पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, दामिन ए कोह क्षेत्र भी इसको हम कहते हैं। दामिने कोह क्षेत्र भी आपका ये हुआ है। इसके प्रमुख नेता कौन थे? 4 भाई थे। प्रमुख नेता थे आपके संथाल जनजाति के ही थे, और इनके 4 भाई थे, सिद्धू, कानू, चांद एंड भैरव। ठीक है ना। तो लिख लो
सिद्धू 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 सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव आपका हुए थे। ये विद्रोह हुआ किस लिए था? क्योंकि जो अंग्रेजों की ऐसी क्रूर जमींदारी की नीतियां थी, जो साहूकार थे, जमींदार थे, उनके खिलाफ कुछ ऐसी नीतियां थी कि उनका दमन हो रहा था। इसी वजह से ये विद्रोह आपका हुआ था। 1899 में 1899 में आपका मुंडा विद्रोह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था, जिनको हम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जानते हैं। बिरसा मुंडा। ओके। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पूछताछ या बयान के लिए थाने में उपस्थित होने के लिए भेजा गया औपचारिक पत्र क्या कहलाता है? तो सिंपल सी बात है, समन्स और नोटिस। इस बार देखो कुछ आपका खास नहीं आ रहा है, ठीक है ना, खास नहीं आ रहा है। तो पहले तो ये सीआरपीसी की धारा 160 के तहत भेजा जाता था, मतलब भेजा जाता था। अभी मुझको जो है ना ये सही से याद नहीं है कि किसमें भेजा जाता है। दो तीन चीजें होती हैं, ऐसा आप समझ हो जाओगे, क्योंकि ये अगर पूछा गया तो आपसे और भी पूछा जा सकता है। एक चीज तो होती है आपका अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट एक होती है आपका FIR, है ना। और हलफनामा सुन लो, जिसको हम एफिडेविट के नाम से भी जानते हैं। हलफनामा, हलफनामा एक टाइप का शपथ पत्र होता है, जिसमें आपका जो इस पे लिखित बयान लिए जाते हैं। क्या होता है? इस पे लिखित बयान लिए जाते हैं। FIR का फुल फॉर्म बताने की मुझको जरूरत नहीं है। और जो अरेस्ट वारंट है, इसमें कोर्ट द्वारा व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार करने का एक आदेश दिया जाता है, जिसमें साफ साफ उसके हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या, ये सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती हैं। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अप्रैल 2026 में अंडर 20 रेस वॉकिंग में 19 मिनट के बैरियर को तोड़ने वाले पहले एशियाई एथलीट कौन बने हैं? तो वो हैं आपके नितिन गुप्ता हैं, ठीक है ना। जो नितिन गुप्ता थे, 19 मिनट से कम समय में इनको जो रेस वॉकिंग होती है, जिसमें पैदल चलना होता है, उन्होंने करीब ये क्या बोलते हैं उसको, कवर कर लिया था, ठीक है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 है, ये जो आपका एक एथलेटिक मंच है, जहां पर आपका ये युवाओं को प्रदर्शित यहाँ पर किया जाता है। भारत में एथलेटिक्स को कंट्रोल कौन करता है? कौन सी संस्था है जो भारत में कंट्रोल करती है? तो वो है आपकी AFI। AFI फुल फॉर्म क्या है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। रेस वॉकिंग में मतलब क्या होता है इसका? रेस वॉकिंग में मतलब रेस वॉकिंग का अर्थ ये है कि भाई अच्छा ये तो रेस वॉकिंग कोई कर रहा है तो दौड़ भी सकता है, उसमें वो ऐसे भी जीत सकता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं रेस वॉकिंग के। अगर आपका एक पैर यहाँ पर है तो दूसरा पैर आपका पड़ जाएगा तभी ये उठेगा। कहने का मतलब है आपका एक पैर जमीन पर होना अनिवार्य है। एक पैर जमीन पर होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी रेस वॉक, मतलब वॉकिंग रेस भी आप कह सकते हैं, रेस वॉकिंग आप ये भी कह सकते हैं। विश्व कप का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य नदी पर है? तो आपका असम के ब्रह्मपुत्र पर है। इसका नाम आपका माजुली द्वीप है, लिखा हुआ है वैसे माजुली द्वीप है। ये सबसे जो माजुली है आपका, ये असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है। जो आपका ये माजुली है ना, माजुली, ये आपका असम की सांस्कृतिक राजधानी है। सांस्कृतिक कर रहा है, हाँ जी, सांस्कृतिक राजधानी आपका ये कही जाती है। जो भारत का पहला द्वीप जिला ये है आपका, सबसे पहली बात तो ये है कि ये भारत का पहला द्वीप जिला है। भारत का पहला द्वीप जिला है, जिसको घोषित किया गया था 2016 में। फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट इसको घोषित किया गया था, ठीक है ना, घोषित किया गया था। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, ये दुनिया का सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी तो पता होना चाहिए आपको। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप आपका जो है वो आपका उमानंद है। वो भी आपका कहाँ पर है?
वो भी आपका भारत में ही है। सबसे बड़ी बात कि वो असम में ही है और ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। उमानंद कहां पर है? सेम सेम रिवर लिख देते हैं, सेम नदी। ओके, बस गुवाहाटी में है ये, गुवाहाटी में है आपका ये, है ना। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, जो विजय शंकर हैं। विजय शंकर के भारत वाले? नहीं मेरे भाई, वो नहीं, गलत है शायद, एक मिनट, नहीं, सही है सही है सही है सही है। आपके जो विजय शंकर हैं, ठीक है, ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्या विजय शंकर वो हमारे क्रिकेटर? नहीं, वो क्रिकेटर नहीं है, ये दूसरे हैं, हमारे डिप्लोमेसी से जुड़े हुए आपके विजय शंकर हैं। आपके करंट अफेयर से आपका देखा गया है। जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये आपका जो पुरस्कार है, आपका ये जो सम्मान है, ये कहाँ का है? तो ये आपका डेनमार्क का है। बहुत अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। डेनमार्क की राजधानी क्या है? वो आपकी कोपेनहेगन है। क्या है आपका? कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा है आपकी डेनिस क्रोन। आपका यूपी होमगार्ड में पूछा गया है, डेनिस क्रोन। डेनिस क्रोन आपकी आपकी यहाँ की राजधानी हो जाती है, ठीक है ना। जो प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में भूटान गए थे, तो उनको भी सम्मान मिला था, भूटान का सर्वोच्च सम्मान। तो वहां का क्या है? तो आपका ऑर्डर ऑफ द ड्रुक, अरे यार, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, ग्यालफो नहीं, ग्यालपो होता है, समझिएगा आप। ये कहाँ का है? ये भूटान का है। भूटान का राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान आपका ये है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख कितनी दूर तक देख सकती है? तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 100 मीटर बिल्कुल भी नहीं। तो आपका जी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आपकी जो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देखने की शक्ति है, ये आपकी नॉर्मल मनुष्य की स्वस्थ आंखों की होती है। जो स्पष्ट दृष्टि होती है, न्यूनतम दूरी उसकी क्या होती है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम दूरी क्या होती है? अधिकतम दूरी आपकी अनंत होती है, इन्फिनिटी पॉइंट पर होती है। जो आपको, आप ये समझे, दूरदृष्टि दोष होता है। इसमें क्या होता है, क्या इसमें कैसी चीजें होती हैं? दूरदृष्टि दोष, यहां पर लिखेंगे दूर दृष्टि दोष। जो दूरदृष्टि दोष है, इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? जो मेन चीज पूछता है वही समझो। तो दूर है तो इसका उल्टा पास की चीजें नहीं दिखेंगी, अगर निकट है तो इसका उल्टा दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। तो इसमें आपका लेंस कौन सा लगाया जाता है और इसमें आपका लेंस कौन सा लगाया जाता है? निकट वाले के रोग को हम कहते हैं मायोपिया। बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है आपका अगली ही शिफ्ट में पूछ लिया जाए। तो ये मायोपिया होता है। इसके लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाते हैं। यहाँ पर आपका उत्तल लेंस लगाते हैं, यहाँ पर आपका उत्तल लेंस लगाते हैं। देखो, जो आपकी कैसे बताऊं, उसके लिए मुझको चित्र लगाना था। खैर छोड़ो, अभी आप ये समझो कि जो मायोपिया, इसका नाम नहीं याद आ रहा है कि दूरदृष्टि उसको हम क्या कहते हैं। मेट्रोपिया होता है, लेकिन मेट्रोपिया के पहले भी कुछ होता है उसमें, तो कुछ डैश मेट्रोपिया करके होता है। खैर छोड़ो, देख लीजिएगा आप लोग। भारतीय महिला टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो भारतीय टेस्ट टीम ने आपका पहला मैच खेला था 1976 में, और ये आपका वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। कहां पर हुआ था? बैंगलोर में हुआ था, बैंगलोर में हुआ था, ठीक है। कैप्टन कौन थी? कैप्टन कौन थी? मतलब जो ये टीम थी आपकी, इसकी फीमेल थी, उसकी पहला कैप्टन कौन था? वो थी आपकी शांता रंगास्वामी। कौन था भाई? शांता रंगास्वामी, रंगा स्वामी, ये आपकी थी। भारतीय पुरुष टीम ने, मेल ने कब खेला था? तो 1932 में खेला था। कैप्टन कौन था? सीके नायडू, सीके नायडू। इसकी आपकी क्या बोलते हैं? सीके नायडू, इसकी आपकी सीके नायडू जो है इसके कैप्टन थे आपके, ठीक है। जो आपका एक बोर्ड पहले बनाया गया था,
वो जो आपका बोर्ड था महिला क्रिकेट एसोसिएशन, इसको विलय विलय 1976 में इसका स्थापना लगभग हुई थी उसकी, और इसका विलय कब हुआ था, विलय कर दिया गया था, भारतीय महिला बोर्ड का विलय हो गया था बीसीसीआई से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका विलय हो गया था 2006 में। 2006 में ही भारत ने पहला अपना टी20 मैच खेला था, टी20 मैच खेला था। इसके कैप्टन आपके वीरेंद्र सहवाग थे, वीरेंद्र सहवाग थे। भारत ने अपना पहला विश्व कप कब जीता था, 7 में जीता था। एम एस धोनी इसके कैप्टन थे, एम एस धोनी इसके कैप्टन थे। चलिए, भारत में कृषि के बाद कौन सा उद्योग दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देता है, तो आपका वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग। क्या हो जाएगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। कितने क्षेत्र होते हैं, दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। तो देखो क्षेत्र आपके होते हैं 3, मतलब 3 है ना, 3 नहीं 3, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, ये आपके 3 होते हैं। बाकी होते तो चतुर्थ भी है और पंचम भी है, ठीक है ना। तो जो आपका कृषि है प्राइमरी सेक्टर, ये भारत में करीब करीब 45% लोगों को आपका करीब करीब ज्यादा ही देता है, 45% से ज्यादा लोगों को ये रोजगार देता है। और जो सेवा क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र आपका ये देता है। कृषि के बाद दूसरा उद्योग बड़ा रोजगार देने वाला है, तो सेवा क्षेत्र आपका 54% से ज्यादा आपका ये रोजगार प्रोवाइड कराता है, सबसे ज्यादा यही कराता है, ठीक है ना। चलो, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नदी के नाम से के साथ मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो देखो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपकी मिल जाती है गंगा से, गंगा से, और इसको आगे जा करके आपका बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। सबसे बड़ा फैक्ट आपका यहाँ से ये निकल के आता है कि जो यहाँ पर मेघना है ये क्या है, आखिर ये कैसी नदी है, कैसे क्या है, इसको अच्छे से हम समझते हैं। देखो आपकी जो जमुना है, जमुना नदी, जमुना है ना, ये बांग्लादेश में ये कहते हैं, यमुना को कहते हैं, ठीक है ना। ये जब आगे बढ़ती है बांग्लादेश में और पद्मा से मिल जाती हैं, किससे मिल जाती हैं, पद्मा से मिल जाती हैं, तो इनके संगम से जो नई धारा निकलती है वो आपकी मेघना कहलाती है। ये कहां पर गिरती है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी से निकलती है। माफ करिएगा, यहाँ पर मैंने यमुना को बताया है, वो आपकी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, इसको हम जमुना के नाम से आगे जानते हैं, ठीक है। जो आपका गंगा नदी तंत्र है मैंने बताया आपको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा आपका मेघना कहलाती है। इसके अलावा जो आपका इनका जो सबसे बड़ा डेल्टा आपका बनता है उस डेल्टा को कहते हैं सबसे, मतलब आपका जो सुंदरवन डेल्टा है वो आपका कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा आपका कहाँ पर है, बंगाल में है। ये लिखने की चीज नहीं है, आपको बहुत चीजें इसको पता होनी चाहिए। जो यहाँ पर सुंदरवन में ये लिख लो, जो सुंदरवन है आपका सुंदरवन, यहाँ पर कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जो सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं, कौन से पेड़ हैं, मैंग्रोव्स, सुंदरी 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 के पेड़ पाने की वजह से इसको हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जिसको हम मैंग्रोव वन के नाम से भी जानते हैं। ये आपको इसकी कैटेगरी क्या है, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन आप लिख लो, वन के इसको हम कहते हैं। ये जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये उनका प्राकृतिक आवास बन जाता है। जो सुंदरवन है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल ऐड किया था 1987 में। इतने फैक्ट्स याद रखना आपके लिए काफी होंगे। शतरंज के अंतरराष्ट्रीय संगठन फाइड या फिर फीडे भी कहते हैं इसको, का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछा है तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ड्राफ्ट एंड चेस, बिल्कुल गलत, फेडरेशन इंटरनेशनल डैश इंचेस डैश इंचेस, तो आपका ये हो जाएगा। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सब में देखो, ये तो आपका ये फ्रांस का शब्द है, ये आपका फ्रांसीसी शब्द है, तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। खैर यहाँ पर ये एग्जैक्ट ऑप्शंस अलग अलग थे, तो आप मैं अब ये सलाह आपको नहीं दूंगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 20 जुलाई को 1924 में। कहाँ पर हुई थी, पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो पेरिस आपका फ्रांस की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। इसका जो मुख्यालय अभी वर्तमान में कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका वर्तमान में कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका लॉजन में है। लॉजन कहाँ पर पड़ता है, लॉजन आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है आपका ये, स्विट्जरलैंड में आपका ये पड़ता है। इसको इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, शतरंज की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो माना जाता है कि इंडिया से हुई है, ठीक है ना।
इंडिया से हुई है। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, इसको हम कहते थे चतुरंग, 4 भुजाओं कोनों वाला था, इसलिए इसको हम चतुरंग कहते थे। चतुरंग, चतुरंग के नाम से जानते थे। जो विश्वनाथन आनंद है, क्या ये हमारे भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं कि नहीं? तो जी हाँ, तो हमारे भारत के प्रथम प्रथम ग्रैंड मास्टर, प्रथम ग्रैंड मास्टर तो आपके विश्वनाथन आनंद, वो आपके विश्वनाथन आनंद। और ये आपका 5 टाइम, आपका ये 5 टाइम मतलब विश्व चैंपियंस मतलब विश्व चैंपियन रह चुके हैं। फाइड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान, फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये सब भी चीजें पूछ सकता है, कुछ भी मतलब छोड़ना है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसके आपके हो जाएंगे आर्कडी, आर्कडी होगा, आर्कडी, आर्कडी डवोर, डवोरकोविच, डवोरकोविच, ओके, ये आपका हो जाएगा। 1950 में आयोजित फीबा बास्केटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो आपका वो हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। आपसे देखो यहाँ पर फीबा आ गया, तो इसका फुल फॉर्म आप जान ही लो, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, है ना। ये आपका इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन हो जाएगा, यही आता है आपका। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा बास्केटबॉल में जो जीता है वो आपका यूएसए है, 5 बार इसके वर्ल्ड कप्स को ये जीत चुका है। टोटल कितनी बार जीत चुका है, 5 बार में जीत चुका है। लेकिन ऐसा माना जाता है ऐसा है, सर्बिया और जो यूगोस्लाविया है, क्या है, यूगोस्लाविया, माफ करिएगा, यूगोस्लाविया ही कहते हैं उसको, उसने भी 5-5 बार आपका जीता है। और जो आपका सोवियत संघ है, या फिर आप ये कहें जो रसिया है, ये भी आपका 3 बार जीत चुका है, ठीक है। सबसे पहला आयोजन इसका 1950 में हुआ था, कौन जीता था, अर्जेंटीना जीता था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो स्विट्जरलैंड के मीस में है, वही आपका स्विट्जरलैंड आपका ये मीस में पड़ जाता है। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी कितने होते हैं, खिलाड़ी आपके होते हैं 5, खिलाड़ी आपके होते हैं 5। इसका जो कोर्ट होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 28 मतलब मीटर, 28 मीटर इसकी लंबाई होती है। और जो चौड़ाई होती है वो 15 मीटर आपकी हो जाती है। इसका आविष्कार कब हुआ था, किसने किया था, बास्केटबॉल का आविष्कार हुआ था 1891 में डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने। किसने किया था, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने किया था, जो कि आपका यूएसए से आते हैं, ठीक है ना। तो 2023 में इसका वर्ल्ड कप हुआ, 2023 वाला भी जो लेटेस्ट वर्ल्ड कप है, 2023 में इसका वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें कौन जीता, आपका पहली बार किसने जीता, पहली बार जर्मनी को हरा करके सर्बिया ने अपना जीत गया, अपना जो क्या बोलते हैं टाइटल जो है वो जीता। कौन सा देश भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है, ग्रेट निकोबार, वो आपका इंडोनेशिया है। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि फोटोज लगा करके लाऊं, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। जो श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सी जल संधि है, तो आपका पाक जल डमरू संधि आप कह सकते हैं, फिर पाक जल संधि कह सकते हैं, पाक जल डमरू मध्य जल संधि, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में पाई जाती है। बहुत से लोगों को ये वहम रहता है कि ये आपका पाकिस्तान के मध्य में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो म्यांमार कहाँ पर है, ये आपका कोको द्वीप के पास है, कोको द्वीप, कोको द्वीप के आपका पास आपका ये म्यांमार पड़ जाता है। जो ग्रेट निकोबार है, ये यहाँ से लगभग कितनी दूर है, यहाँ से आपका जो यहाँ पर इंडोनेशिया से ग्रेट निकोबार करीब आप ये समझिए कि 160 किलोमीटर के करीब आपका ये दूर पड़ जाता है। कौन सा द्वीप है, इंडोनेशिया का जो एक द्वीप पड़ता है यहाँ पर 160 किलोमीटर तो है, ठीक है। वो कौन सा नियरेस्ट द्वीप है, तो आपका सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप से आपका ये करीब 160 किलोमीटर के करीब पड़ता है। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पर आपका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट लिख गया है बट आप पॉइंट समझिएगा, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। ये आपका जो सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, ये कहां पर है आपका, तो ये आपका पाक जल संधि,
यानी कि आप माफ करिएगा, पाक जल संधि नहीं, इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। कहाँ पर है आपका ये? तो ये आपका ये आपका ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार एंड जो आपका सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार है ना, इसको कौन अलग करता है? इनको ग्रेट चैनल, आपका ग्रेट चैनल अलग करता है। इसी तरह आप ये समझिए, आपका जो 10 डिग्री चैनल है, ये किसको किसको अलग करता है? ये आपका अंडमान एंड निकोबार, ये जो कि आपका सुमात्रा के पास पड़ता है, मतलब उससे थोड़ा दूर है, ये उसको अलग करता है। जो आपका डंकन पास है, जो डंकन पास है, डंकन पास किसको किसको अलग करता है? तो ये आपका जो साउथ अंडमान है, आपका साउथ अंडमान और जो आपका लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, ये डंकन पास इनको आपस में अलग करता है। भारत का एकमात्र जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, वो आपका बैरन द्वीप में है, जो कि अंडमान में स्थित है आपका। क्या क्या लिया? बैरन द्वीप, हाँ बैरन द्वीप, ये आपका क्या है? बैरन द्वीप है, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, जो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो अंडमान निकोबार की मतलब सबसे ऊंची चोटी है, अंडमान एंड निकोबार की ऊंची चोटी लिख देते हैं, ऊंची चोटी, ये आपका करीब 732 मीटर ऊंची है और इसका नाम है सैडल पीक, सैडल पीक है ना। और आपका जितने भी बटन नाम से राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी आपका कहाँ पर है? ये आपका इसी द्वीप पर पड़ जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? एक बच्चा, छोटा बच्चा भी आपको बता देगा कि भैया 3 है, 352, 4 जोड़ो और 356 और 4 और जोड़ो 360। इसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। किसमें दिया गया है? जो आपका अनुच्छेद 52 है, इसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल दिया गया है और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल दिया गया है, जो कि भारत में एक भी बार नहीं लगा है। जो राष्ट्रपति शासन है, आर्टिकल 356 भारतीय संविधान का, जब कहीं का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन को इम्प्लीमेंटेड कर दिया जाता है। ठीक है ना। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। भारत में कितनी बार लगा है? तो ये आपका 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962 इंडो पाक वॉर के समय लगा पे, मतलब ये 1962 यानी कि चाइना युद्ध के समय लगा, और आपका 1971 इंडो पाक वॉर के समय लगा, और 1975 में पर्सनल बेनिफिट के लिए लगाया गया। ठीक है ना। आयरन लेडी जो थी वो आपका चुनाव हार गई थी राष्ट्र यहाँ पे रायबरेली से, तो उन्होंने ऐसा अपनी सीट को बचाने के लिए ऐसा किया था, है ना। और आजकल इनके जो पोते हैं, सो कॉल्ड पोते, वो संविधान की रक्षा करने निकले हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है ना। तो अभी क्या बात करते हैं, जो आपका जो आपातकाल है, आपातकाल ये आपका भाग 18 में स्थित है, मतलब भाग 18 में इसके प्रावधानों को दिया गया है। ये आपका भाग 18 में ये प्रावधान बताए गए हैं। ये आपातकाल का सिद्धांत जो लिया गया है, कहां से लिया गया है? ये आपका जर्मनी से लिया गया। जर्मनी के संविधान को हम क्या कहते हैं? जर्मनी के संविधान को हम वाइमर कहते हैं। ठीक है, वाइमर कहते हैं। ऐसे कौन से 2 आर्टिकल्स हैं, आपके आपातकाल के समय को निलंबित नहीं किया जा सकते हैं? वो आपका 20 और 21, यानी कि 20 में तो आपका अपराधों के लिए 2 सिद्धि है, और आपका 21 में जीवन का अधिकार है। इसको बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। ऐसा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको मतलब ऐसा किया गया था। ठीक है। जो आपका 352 है आर्टिकल, पता है इसमें आपको क्या है? इसमें आपका राष्ट्रपति, मतलब क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन है। आर्टिकल 352 है। अगर ये आपका लग गया
तो आपका जो आर्टिकल 19 है वो स्वतः क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। आर्टिकल 19 में है आपका अभिव्यक्ति की आजादी, आप कुछ भी फ्रीली नहीं कर सकते हैं, है ना, आप कुछ भी फ्रीली नहीं कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता इसको कहते हैं। आर्टिकल 21 में तो आपका जीवन का अधिकार है, वैसे भी वो कोई नहीं छीन सकता है। जो आपका स्वतः निलंबन है, ऐसा किसमें बताया गया है, देखो ये तो बताया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी आपकी हट जाएगी, लेकिन जो इसमें प्रावधान है स्वतः निलंबन का, वो आपका आर्टिकल 358 में है। आर्टिकल 358 में स्वतः निलंबन बताया गया है। ये आपका स्वतः निलंबन आपका ये बताया गया है। जो इसकी घोषणा कौन कर सकता है, इसकी घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और इसको हम एक एक साल के लिए इसके टेन्योर को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो आपका ये राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में चैम्बर्स तो देखो 2 होते हैं। मैंने थोड़ा यार मुझको फोटो लगा के लानी थी, है ना, फोटो मुझको लगानी थी। और यहाँ पे जो 4 कक्ष बताए गए हैं, कक्ष ये आपका जनरली किस में पाए जाते हैं, हृदय में पाए जाते हैं। देखो मानव हृदय, 4 कक्ष आपका मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हार्ट में, मानव हार्ट में 2 आपके अलिंद होते हैं, 2 आपके अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं, 2 निलय होते हैं। और जो मेढक होते हैं आपके, मेढक हो गया आपका, और आपका सांप हो गया, और जितने भी उभयचर और सरीसृप आ जाते हैं, उभयचर और सरीसृप आ जाते हैं, इनमें आपके चैम्बर में 3 पाए जाते हैं, मगरमच्छ को छोड़कर। मगरमच्छ में ऐसा नहीं होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपकी, ये आपकी एक डबल मेम्ब्रेन से ढकी हुई एक झिल्ली होती है, जो आपका एक क्या है, कोशिका का अंग है। डबल मेम्ब्रेन से मतलब ये बंद होती है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, आप ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो बाहरी झिल्ली है वो तो एकदम सॉफ्ट सी होती है, लेकिन जो इसकी अंदर वाली झिल्ली होती है उसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं। फोल्ड आपके मान लो ये आपकी इसके आंतरिक झिल्ली है, इसमें बहुत सारी ऐसे सिलवटें पड़ी रहती हैं, फोल्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इन जो सिलवटें पड़ी हुई है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं इसको हम, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। याद रखना, फालतू में नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। जो इन 2 झिल्लियों के बीच का जो एरिया हो जाता है, ये वाला एरिया है ना, ये इन जो 2 झिल्लियां होती हैं, इनके बीच का जो एरिया हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, या फिर हिंदी में आप ये समझ लो जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वो इसका नाम है। क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहो, या फिर आप ये भी कह सकते हो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेट्रिक पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस आपका ये कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने आपको बताया। और ये जो श्वसन आपका होता है, श्वसन, इसके माध्यम से आपका ऊर्जा बनाते हैं। जैसे आप ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है, एटीपी में बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आपका बनती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका खुद का जो डीएनए होता है और जो राइबोसोम होता है, ये पाया जाता है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, खुद का डीएनए एंड राइबोसोम जो कि 70 इसका होता है, ये आपका पाया जाता है। यदि कोई दूसरा तारा हमारे सूर्य के बीच बहुत करीब से गुजरता है, तो सौर मंडल पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य का तापमान दोगुना हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सभी सूर्य ग्रह में समा जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ग्रह की कक्षाएं अस्थिर हो सकती हैं, पृथ्वी पर तुरंत बर्फ का युग आ जाएगा, बिल्कुल गलत। आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। जो पृथ्वी की कक्षाएं हैं, तब जिसकी ग्रह की कक्षाएं हैं, वो क्या हो सकता है, अस्थिर हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं,
अस्थिर हो सकती हैं, क्योंकि जो सूर्य का अगर तापमान देखो दुगना होने की तो कोई बात ही नहीं बनती है। क्यों? कि जो तारों के पास के आएंगे तो उनके पास भी तो आपका कुछ उनकी ग्रेविटी होती है ना, उनकी ग्रेविटी की वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे को, जिसकी वजह से आपका इनकी कक्षाएं बढ़ सकती हैं। तापमान अचानक हो जाना है, दुगना हो जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, चलो, जो ग्रह की कक्षाएं होती हैं किस लिए बनी होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका गुरुत्वाकर्षण के मारे बंधी हुई है। किसके कार्य मारे? आपका जो आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसके प्रभाव से आपका बंधी हुई है। यदि कोई जैसे आपका बहुत बड़ा विशाल तारा आ जाता है इसके बीच में, है ना, और आप ये समझो कि बहुत बड़ी ऑर्बिट में आपका एक विशाल तारा घुस आए, तो वो क्या करेगा? अपनी ग्रेविटी से मिलकर के दूसरी ग्रेविटी को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि वो उनकी कक्षाएं को अस्थिर कर दें। क्या कर दें? अस्थिर कर दें। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सबसे ये आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमा 4.24 लाइट ईयर दूर है आपका, ये इतना दूर है आपका 4.24 आपका ये इतना दूर है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। जो सूर्य है आपका, सूर्य पर आपकी 73% क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, H2 है, और 25% में आपका हीलियम है। 25% में आपका हीलियम है। और जो आपका सूर्य पे जो ऊर्जा बनती है कि वहाँ पर कौन सी चीजें, कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है, तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता रहता है, और जो न्यूक्लियर फिजन है जिसको हम कहते हैं, आपका संलयन ये आपका होता रहता है। ओरछा का कौन सा मंदिर हिंदू और इस्लामी मुगल स्थापत्य शैली के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है? बी, ऑप्शन बी, लक्ष्मी नारायण मंदिर। ओरछा कहाँ पर है आपका? ये एमपी में है। कहाँ पर है? ये आपका ओरछा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में आपका बना हुआ है, जिसको हम नहीं, हाँ मतलब अच्छा, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है और जो आपका चतुर्भुज मंदिर है ये आपका अलग अलग है, दोनों अलग अलग है ना। और ये ओरछा में शायद एमपी वाला ये नहीं है, माफ करना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसको देख करके। जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये आपका जो चतुर्भुज मंदिर है ये आपका ओरछा में है, एमपी में है, एमपी में है आपका ओरछा में, ये वाला आपका ओरछा में है। ठीक है, किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। जो राम राजा मंदिर है ये यहाँ पर आपका कहाँ पर है? ये आपका ये भी ओरछा में ही स्थित है, ये भी आपका ओरछा में स्थित है, ये भी आपका ओरछा में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपका ओरछा में स्थित है। देख रहे हो ऑप्शंस अच्छे अच्छे डाले हैं, ठीक है ना। राजा राम मंदिर जो है यहाँ पर जो भगवान राम है इनको राजा के रूप में पूजा जाता है, और इनको पुलिस जो है वहाँ की लोकल पुलिस है वो सलामी देती है ना। तो पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। इसमें बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। जो कांदरिया महादेव का मंदिर है ये भी आपका एमपी में पड़ जाता है, एमपी में पड़ जाता है, जो कि खाजुराहो में आता है, खाजुराहो में आता है। चंदेल राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था, चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था, चंदेल राजाओं के द्वारा ये बनाया गया था, जो कि ऐसा माना जाता है ये आपका एमपी का सबसे बड़ा महादेव मंदिर है आपका, ठीक है ना, सबसे बड़ा मंदिर आपका है। चलो, जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1622 में हुई थी, 1622 में हुई थी। वीर सिंह देव के द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है ना। इसका जो मंदिर है ना, ऐसी स्थापना बना है, यानी कि जो इसका गुंबद बना हुआ है इसमें, यानी कि वो मुगल स्टाइल को दिखाता है, और जो शिखर बना हुआ है वो हिंदी स्टाइल को आपका दिखाता है, ठीक है ना। और इसमें जो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है इसके अंतर्गत आपकी 1857 की क्रांति के दृश्य यहाँ पर सिंपल से आपको दिख जाएंगे। भित्ति चित्र देखने को मिल जाएगा। भित्ति चित्र का मतलब होता है जो दीवालों पर पेंटिंग होती है ना, रामायण महाभारत ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। 2022 में स्थापित बंदोबस्त के लिए, स्थायी बंदोबस्त के लिए अंग्रेजों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
परमानेंट सेटलमेंट या फिर इस्तमरारी। इस्तमरारी हो जाएगा। रैयतवाड़ी क्या होता था? रैयतवाड़ी क्या होता था? इसमें आपका जो ये आपका आया कब था रैयतवाड़ी प्रणाली? 1820 में आया था। कौन लाया था? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड लाया था। कौन लाया था? थॉमस मुनरो और मुनरो और तथा कैप्टन रीड लाया था। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लोग सीधे किसानों से टैक्स लेते थे। किससे टैक्स लेते थे? मद्रास और बॉम्बे के जो एक किसान थे उनसे डायरेक्ट कैश लेते थे। ये होता था आपका रैयतवाड़ी प्रणाली। कब लागू हुई थी? 1820 में लागू हुई थी। आंख बंद करके पूरा रिवाइज जरूर किया करो, एक सेकंड के लिए, मतलब 10-15 सेकंड के लिए वीडियो को रोक करके। महालवाड़ी प्रणाली कब आई थी? ये आपका 2 साल के बाद आई थी। इसके 1822 में आई थी। कौन लाया था? हॉल्ट मैकेंजी लाया था। कौन लाया था? हॉल्ट मैकेंजी लाया था। हॉल्ट मैकेंजी लाया था। किस क्षेत्र में था? आपका जो उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है ये, और आपका पंजाब में आपका लागू हो गया था। कैसा होता था? ये लोग पूरे गांव से, या फिर आपका जो महाल है, पूरे गांव की प्रणाली को क्या कहते हैं? महाल कहते थे। ये वहां से पूरा आपका टैक्स लेते थे। महाल या फिर गांव, महाल तथा या फिर आप कहें गांव, गांव से टैक्स, यहां से ये लोग टैक्स लेते थे। जो आपकी इजारेदारी व्यवस्था है, इसको 1772 में, इजारेदारी का मतलब होता है ठेकेदारी, ठेका वगैरह, ठेके पे काम करना, ठेकेदारी करना, या फिर नीलामी प्रथा जो होती थी, ठेकेदारी, इजारेदारी का मतलब होता है। 1772 में आपका जो वॉरेन हेस्टिंग्स था उसने शुरू की थी, जो अभी तक चलती आ रही है। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो कि अभी तक चली आ रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे सुपर फैक्ट्स बन सकते हैं आपके, जो आपको एक अच्छा स्कोर कराने में सहायता करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि इसको परमानेंट सेटलमेंट को स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। स्थायी बंदोबस्त है ना, बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था 1793 में। ठीक है, चलो। और फिर आपका बनता है 23 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार की नई पदोन्नति नीति के अनुसार कक्षा 5 और 8 के अनुत्तीर्ण छात्रों को पुनः परीक्षा से पहले कितने महीने की विशेष तैयारी का समय दिया जाता है? मतलब विशेष तैयारी, आप अगर फेल हो गए हैं, वहाँ के 5 और 8 के जो अनुत्तीर्ण बच्चे हैं, उनको पास होने का जो समय दिया जाता है वो करीब आपका कितना दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 महीने। ठीक है ना। ऐसे क्या होता था कि अगर बच्चा फेल हो गया तो उसको उसी क्लास में रहना पड़ता था और 1 साल उसको पुनः उसी कक्षा में पढ़ना होता था। लेकिन दिल्ली सरकार ने आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन, जो 2010 में लागू हुआ था और 2009 को आया था, इसमें तहत इसको संशोधन किया गया और 2 महीने की स्पेशल क्लासेस उनके लिए चलाई जाएंगी और उसमें पढ़ करके वो उनको एक नया मौका दिया जाएगा पेपर को पास करने का। अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो भैया पूरा साल उनको पढ़ना ही होगा। जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, राइट, आरटीई एक्ट आया था ये आपका 2009 में। ये आपका एक्ट आया था 2009 में। लागू कब से हुआ था? ये आपका लागू हो गया था 2010 से लागू हो गया था। 2001 नहीं मेरे भाई, 2010 से लागू हुआ था। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से आपका ये लागू हो गया था। जो आरटीई एक्ट है, जो आपका आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन, इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन दिया जाता है, ऐसा आर्टिकल 21A में बताया गया है। आर्टिकल 21A में बताया गया है। इसके तहत आपका जो ए ऐड किया गया है, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है ना, 2002 किया गया है। 2002 में आपका किया गया है। तो इसको कहते क्या है? जो आपका 2 महीने की जो आपकी एक पॉलिसी है, ये इस पॉलिसी को इन्होंने नाम क्या दिया है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी। क्या कहते हैं इसको? नो
डिटेंशन पॉलिसी। चलो, पहले आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मॉडल था वो 10+2 था, अभी वर्तमान में क्या है 5+3+3+4 मॉडल है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में आई थी। नाटी किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य? तो आपका ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नाटी हो गया, बुढ़ी हो गया, बुढ़थी हो गया, कयांग हो गया, ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से किए जाते हैं? आपके यहाँ पर रौफ किया जाएगा, रौफ किया जाएगा, हिकात किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हिकात किया जाएगा। दंडी नाच, या फिर आप ये कहें कूद दंडी नाच जो है आपका, कूद दंडी नाच, ये आपका यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर आपके ये थोड़े प्रसिद्ध बन जाते हैं। बाकी आपको पता ही है भांगड़ा, गिद्धा, ये आपके पंजाब में किए जाते हैं। भांगड़ा पुरुष द्वारा किया जाता है, गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड में आपका जो झोड़ा लोक नृत्य है आपका उत्तराखंड, यहाँ पर आपका झोड़ा, ये आपका यहाँ पर होता है झोड़ा नृत्य। छोलिया आपका यहाँ पर होता है, क्या होता है? छोलिया नृत्य आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। एक बहुत ज्यादा डीप फैक्ट बनता है, अगर मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगा तो आप शायद उसको ग्रैब कर पाए, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा। एक इसके अंतर्गत आपका फैक्ट बनता है। देखो, नाटी की कई आपकी शाखाएं हैं। एक इसमें एक और इसकी शाखा आती है जिसको हम कुल्लू नाटी के नाम से जानते हैं, है ना। कुल्लू, सिरमौर, ये शिमला, इन सब एरिया में आपका बनाया जाता है। जो आपका कुल्लू है, इसमें कुल्लू राज्य है, कुल्लू नाटी यहाँ पर लिख देते हैं। जो आपका कुल्लू नाटी है, कुल्लू नाटी को 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़ा लोक नृत्य होने का दर्जा इसको मिल चुका है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश में आपका जो छपेली है, छपेली हो गया, है ना, और थोड़ा हो गया, थोड़ा ये आपका मार्शल आर्ट है। थोड़ा नृत्य हो गया, और आपका छपेली थोड़ा, बाकी बुढ़थी वगैरह बताया मैंने, और आपका नामगेन हो गया, नामगेन करा लिया, नामगेन हो गया, है ना, ये सब आपके यहाँ के हैं। बिहू नृत्य के समय महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक क्या होती है? पारंपरिक जो आपकी पोशाक है वो आपकी मेखला चादर है। सलवार कमीज क्या है? ये आपके सब पोशाकें हैं। कांजीवरम साड़ी वगैरह ये सब आपका तमिलनाडु वगैरह में पहनी जाती है। कांचीपुरम में आपका जो मतलब रेशमी साड़ी आपकी वहाँ की हो जाती है। घाघरा चोली राजस्थान, गुजरात वगैरह इनका सबका हो गया। मेखला चादर क्या है? ये आपकी असम की एक नृत्य है, मतलब नृत्य नहीं, मतलब पहनावा है, ठीक है ना। एक तो ऊपर साइड में इसको चादर होती है, नीचे क्या होती है? मेखला होती है, ठीक है। चलिए, हाँ, और आप ये समझो जो बिहू है, बिहू नृत्य, बिहू कहाँ का है? असम का है। बिहू असम का है। सबसे बड़ा त्योहार माना जाए, साल भर में ये 3 बार मनाया जाता है। साल में 3 बार आपका मनाया जाता है। रोंगाली बिहू, इसको बोहाग बिहू भी कहते हैं, बोहाग बिहू, कंगाली बिहू, कंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, बिहाग बिहू, अरे यार, बिहू, कंगाली बिहू, और आपका एक आता है काटी बिहू। कंगाली बिहू और आपका रोंगाली होता है, कंगाली होता है, और कोंगाली तो इसी को ही कहते हैं। और एक ऐसा भगाली होता है, यहाँ एक होता है आपका भगाली बिहू। चलिए, भारत की वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कि कैग कौन है? क्या गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये आपके भारत के रहे तो थे, है ना, रहे थे, लेकिन ये 14वें थे, ये 14 नंबर वाले थे। राजीव महर्षि ये 13वें नंबर के थे। राजीव महर्षि आपके 13वें नंबर थे। और जो वी नरहरि राव है, भारत के पहले कैग थे, पहले कैग, फर्स्ट कैग, ये आपके पहले कैग थे। तो आपका के संजय मूर्ति आपके हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। 1948 से लेकर के 1954 तक ये आपके कैग रहे थे, ठीक है ना। कैग, तो कैग जो आपका है
आर्टिकल 148 में आता है भारतीय संविधान के। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की आपकी इसकी योग्यता होनी चाहिए और इस पे आपका महाभियोग लगा करके ये आपको कैग से हटाया जा सकता है। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, 65 वर्ष की आपकी एज हो जाए तो आप उससे हट सकते हैं, ठीक है ना। जो कैग अपनी रिपोर्ट होता है, कैग किस लिए होता है? ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक रिपोर्ट रेडी करने के लिए सरकार के खर्चों की सरकार का हिसाब रखता है। तो कैग अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, अपनी जो रिपोर्ट होता है वो किसको सौंपता है? वो आपका राष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को क्या होता है? सौंप देता है, ठीक है ना। आर्टिकल 151 में ऐसा कहा गया है, 151 151 में आपका ऐसा कहा गया है। वुड्स डिस्पैच किस वर्ष जारी किया गया था? तो वुड डिस्पैच आपका 1854 में जारी किया गया था। तो ये आपका वुड डिस्पैच आपका 1854 में जारी किया गया था। 1835 की बात कर लेते हैं, इसमें आपका मैकालेज मिनट आया था। क्या आया था? मैकालेज मिनट आया था। मैकालेज मिनट आया था। मैकालेज मिनट के एक छोटा सा बिल था, इसमें यह माना जाता है कि इसने भारत में ही अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन की नींव रखी, कि क्या रखी? भारत में नींव रखी। 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया था, 1813 का चार्टर। इसमें क्या कहा गया? इसमें आपका ये कहा गया कि भारत एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा के लिए बजट रखा जाएगा, 1 लाख के लिए। 1882 में हंटर शिक्षा आयोग आया था। हंटर नहीं, हंटर, हंटर आयोग आया था जो कि प्राथमिक शिक्षा पर आधारित था। प्राथमिक शिक्षा, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा। आपका जो ये 1854 में इसका वो डिस्पैच आया था, कौन लाया था इसको? तो हमारी एक बीओसी हुआ करती थी, बीओसी होती थी, बीओडी होती थी। तो उसमें आप जो बीओसी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, उसके अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड थे, चार्ल्स वुड। तो उन्होंने इसको डिजाइन किया था। उन्होंने इसको किसको डिजाइन किया था? और ये 1854 में भारत का जो आपका क्या बोलते हैं, भारत में जो क्या बोलते हैं प्रमुख था, आप ये समझिए प्रमुख था, वो लॉर्ड डलहौजी था। तो उन्होंने इसको वहां पर भेजा था उसके पास में। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द सर्पेंट एंड द रोप के लेखक कौन है? तो आपके राजा राव हैं। कौन है मेरे भाई? राजा राव हैं। आर के नायर की बात कर लें तो फेमस मालगुडी डेज इन्होंने लिखा है, मालगुडी डेज, मालगुडी डेज है। द गाइड है, द गाइड है। स्वामी एंड फ्रेंड्स है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ओके, मुल्कराज आनंद, इनकी बहुत फेमस कृति है आपकी कुली, कुली है ना। अनटचेबल है, अनटचेबल है। खुशवंत सिंह की फेमस आपकी एक है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। द सर्पेंट एंड द रोप राजा राव ने लिखा है। इन्होंने पूरब और पश्चिम के मिलन को दर्शाया है इसमें आपका। किसमें? जो आपकी ये द सर्पेंट एंड द रोप है, द सर्पेंट एंड द रोप मीन्स रस्सी है, उसके मिलन को इन्होंने दर्शाया है, ठीक है। मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव को क्या कहा जाता है? इंग्लिश साहित्य की त्रिमूर्ति कहा जाता है। इनको तीनों को क्या कहते हैं? इंग्लिश लिटरेचर की त्रिमूर्ति, या फिर आप ट्रिनिटी भी लिख सकते हैं। अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा की फेमस कृति है आपकी द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर है। मैंने यहां पर आपको द व्हाइट टाइगर ही क्यों बताया? क्योंकि इसने बुकर प्राइज जीता है, बुकर प्राइज।
बुकर प्राइज किसको दिया जाता है, पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है? आर्टिकल 108। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। 110 में आपका धन विधेयक है, मनी बिल है। हाँ, धन विधेयक है। 112 में बजट का उल्लेख किया गया, जिसको बजट के नाम से उसमें हम नहीं जानते हैं, उसमें हम वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम जानते हैं, या फिर आप शॉर्ट में लिख लो बजट, बट आपके ऑप्शन में कभी बजट नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना। फिर आपका अनुच्छेद 123 आता है। इसमें आपका ऑर्डिनेंस बताया गया है, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस। क्या बताया गया है? ऑर्डिनेंस बताया गया है। जो संयुक्त बैठक होती है कब बुलाई जाती है? साधारण विधेयक जो होता है आपका, साधारण विधेयक पे जब गतिरोध बन जाता है, जब आपका राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में डेडलॉक जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो हमारे आर्टिकल 108 का यूज करके आपका संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसका निपटारा कर सकता है। जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऐसा आर्टिकल 118 में बताया गया है। डेडलॉक की स्थिति में जो स्पीकर है लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है। धन विधेयक और संविधान संशोधन के मामले में अगर बात करी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपकी बैठकें नहीं की जाती हैं। ठीक है ना। तो याद रखना, संविधान संशोधन ऐसी कौन सी स्थितियां हैं? संविधान संशोधन संशोधन तथा धन विधेयक पर आपका आर्टिकल 108 का यूज नहीं होता है। ओके, आर्टिकल 108 का यूज नहीं होता है। भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं? तो आप कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई जा चुकी हैं। पहला तो आपका 1961 में बुलाया गया, फिर आपका 1978 में बुलाया गया, और फिर आपका 2002 में बुलाया गया था। 1961 में आपका दहेज निरोधक अधिनियम आपका आया था। दहेज के लिए दहेज निरोधक अधिनियम। 1978 में आपका बैंकिंग से संबंधित एक्ट था। 2002 में आपका पोटा आया था, जो कि सिक्योरिटी से संबंधित था। ओके, और संयुक्त बैठक आपकी ली कहां से गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डेविड रिकार्डो ने किया था। किसने किया था? डेविड रिकार्डो ने। एडम स्मिथ को जनक कहा जाता है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। एडम स्मिथ को जनक कहा जाता है। इन्होंने इसकी जो मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं, एक सिद्धांत दिया था ऑब्सोल्यूट एडवांटेज का। किसका? ऑब्सोल्यूट एडवांटेज या फिर निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। निरपेक्ष लाभ सिद्धांत किस बुक में दिया था? द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। ओके, तो जो तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है डेविड रिकार्डो ने दिया तो था, लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि किस बुक में दिया था, क्या आप ये बता पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं। तो 1817 में इन्होंने अपनी बुक ऑन द प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन सिद्धांत उन्होंने दिया था। जो माल्थस का सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप ये समझो, यहाँ पर लिखेंगे माल्थस का सिद्धांत। ये माल्थस का जो सिद्धांत है जनगणना पर आधारित है, और इसमें जो आपका पॉपुलेशन थ्योरी बताई गई है,
कैसा बढ़ता है? तो अंक गणितीय सिद्धांत के अनुसार ये बढ़ता है, अंक गणित पर आधारित है, अंक गणित, याद रखना अंक गणित चलता है, जियोमीन प्रोपेशन में आपका ये चलता है। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भैया राज्य विधानसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा किस में बताया गया है? आर्टिकल 164 में बताया गया है, आर्टिकल 164 में बताया गया है, ठीक है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व दिखाया जाता है, जो कि संसदीय लोकतंत्र का एक नियम है पूरा कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद है। इसी तरीके से आपका जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, केंद्र की मंत्रिपरिषद का आपका किस में आता है? आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 3 में आता है ऐसा प्रावधान। ये आपका सेम पैटर्न आपका केंद्र में फॉलो हो जाता है, ठीक है ना। 91वां संविधान संशोधन हुआ और 2003 में हुआ था ये। इसमें ये कहा गया कि जो मंत्री हैं आपके, मंत्री की संख्या कुल सीटों की, आपकी जो कुल सदन की संख्या है उसका 15% से ज्यादा नहीं होगी, है ना, उसका इससे ज्यादा आपका नहीं होगी। 15 का मतलब हो गया, आप ये समझिए कि कम से कम 12 लोग आपके रह सकते हैं। सदन की कुल संख्या का 15%, 12 तो नहीं है ना। तो आप ये मान लो कि 400, 15 चौको 60, 6 दूनी 12, कम से कम, हाँ कम से कम कितने मंत्री होंगे? 12 मंत्री होंगे। अब मान लो अगर वहां के आपके 50 ही संख्या है कहीं पर, तो क्या वहां पर 12 होगी? नहीं, 12 पंजे 60 यानी कि 6 ही होंगे, नहीं। तो मिनिमम आपके जो मंत्री हैं वो आपके 12 ही होंगे, मंत्री मिनिमम मंत्री आपके 12 ही होंगे। उन्नीस में 14 प्रमुख निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बैंकिंग सेवाओं का विस्तार ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र तक करना। बिल्कुल, यहाँ पे जो इनका मेन मोटो था वो था एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। उसको रूरल एरिया में, एग्रीकल्चरल एरियाज में ले जाना था। 1969 से पहले आप ये समझो कि जो केवल बड़े उद्योगपति थे वो क्या होते थे? वो वही लोन देते थे, है ना। तो वो जब बड़े उद्योगपति लोन देते थे तो बड़े लोगों को ही लोन देंगे। इससे क्या था, जो बैंकिंग सेवाएं थी वो छोटे उद्योग, ग्रामीण इलाके और जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, ठीक है। तो इसको ऐसा किया और तत्कालीन पीएम हमारी कौन थी? पीएम थी हमारी गांधी जी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये राष्ट्रीयकरण आपका 19 जुलाई 1969 को हुआ, ठीक है ना। जिनकी जमा राशि 50 करोड़ है, जिन बैंकों की 50 करोड़, उनका इन्होंने विलय कर दिया। ऐसे टोटल 14 बैंक थे, इनका विलय कर दिया गया। इसका दूसरा फेज आपका हुआ राष्ट्रीयकरण का 1980 में हुआ। दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। 6 बैंक इसमें आपका विलय कर दिए गए जो 200 करोड़ की पूंजी अपने पास रखते थे, है ना। 200 करोड़ की पूंजी अपने पास रखते थे। जो एसबीआई है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? है ना। ये इंपीरियल बैंक हुआ करता था 1 जुलाई 1955 से पहले। इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। जो वर्तमान में टोटल सरकारी बैंक कितने हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक आप कहें, ये आप राष्ट्रीयकृत बैंक ना कहें, आप ये कहें जो सार्वजनिक बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वर्तमान में, सार्वजनिक बैंक, इनकी संख्या कुल आपको 12 दी जाएगी। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित आपकी कमेटी कौन सी है? रिफॉर्म से संबंधित आपकी जो कमेटी है वो आपकी नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति। ओके। पुलिस अधिकारी के रैंक की पहचान कैसे की जा सकती है? पुलिस अधिकारी की रैंक की पहचान कैसे करेंगे आप? वर्दी के रंग से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं सिंपल वर्दी में चला जाऊंगा, ख्याल कर लेंगे आप। केवल दिए गए हथियार से बिल्कुल भी नहीं। कातिल है वो भी हथियार लेके घूमता है। टोपी के आकार से, तो ये कहीं ना कहीं आपका कुछ हद तक सही है। अगर ये ऑप्शन इसमें ना होता तो ये आपका हो सकता था। लेकिन मैं धूप वाली टोपी लगा लूँ, अंपायर वाली टोपी लगा लूँ, क्या आप पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। विशेष रूप से रैंक और बैज के पहचान से।
यही आपका मूल पहचान होती है। केवल वर्दी के रंग से आप ये समझो कि जो बहुत ऐसे अपवाद हैं हमारे, एक आपका कोलकाता पुलिस है वो सफ़ेद पहनती है ना, तो आप वहाँ से इसको थोड़ा सा अपवाद के रूप में उसको मानिए, बाकी आप भारत में सब कहीं खाकी ही पाएंगे, ठीक है ना। बाकी सबसे जो बड़ा होता है वो कौन होता है? पुलिस में आप देखेंगे तो आईपीएस पद सबसे बड़ा होता है। इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस लिखा होता है, सर्वोच्च अधिकारी पदों पर पाया जाता है। आईपीएस जितने भी होते हैं आपका एक अशोक स्तंभ पाया जाएगा, एक अशोक स्तंभ पाया जाएगा, और एक क्रॉस, तलवार और बैटन पाई जाएगी। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य विस्तार किस दिशा में है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। बिल्कुल भी नहीं, अरावली आप ये समझो राजस्थान। अरावली जब भी आप समझें सुनेंगे तो आपके दिमाग में राजस्थान आएगा, और जब राजस्थान आएगा तो आप उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम पश्चिम लगा देंगे, क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। जो अरावली श्रृंखला है ना, ये आपकी दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जानी जाती है। दिल्ली में रायसीना हिल्स से शुरू हो जाती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? अरावली स्टार्ट होती है आपका रायसीन हिल्स, रायसीना हिल्स, जहाँ पर आपका राष्ट्रपति भवन निर्मित है। रायसीना हिल्स यहाँ से आपका स्टार्ट होती है, और ये आपका हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के पालनपुर तक, है ना, ये आपका गुजरात के पालनपुर तक जाती है। पालनपुर तक जाती है। करीब 800 किलोमीटर इसकी टोटल आपकी लेंथ है। जो अरावली है सबसे पुराना ओल्डेस्ट वलित पर्वत है। फोल्ड माउंटेन्स है ना, जिसको हम वलित पर्वत क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड वलित माउंटेन्स इसको हम कहते हैं। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर के नाम से हम इनको जानते हैं, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, ठीक है। इसी अरावली के मंदिर में, मतलब अरावली के जो आपके क्या बोलते हैं पर्वत है ना, अरावली की श्रेणियां हैं, इसी में आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स हैं, जैन मंदिर हैं आपके, ठीक है ना। संगमरमर से निर्मित है आपका ये, संगमरमर से आपका ये बना हुआ है। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। कच्छ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ सिंपल सी बात गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के क्षेत्रफल का जो आप ये समझिए जो सबसे बड़ा जिला है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो आपका कच्छ ही है, ठीक है ना। राजस्थान में आपका कुछ एरिया आता है आपका जो मतलब जी जहाँ पर आपका बालू पाया जाए ना, मरुस्थली एरिया, जैसे आपका थार मरुस्थल सब राजस्थान में है। वहाँ का जो आपका जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, वहाँ पर आपका पाया जाता है। कच्छ का रण क्या है? यहाँ पर ये आपका जो सॉल्ट मार्स है, कच्छ का रण यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर आपका सॉल्ट मार्स है। सॉल्ट मार्स होता क्या होता है? यहाँ पर नमक की खेती सबसे ज्यादा होती है। नमक के दलदल पाए जाते हैं, जिनको सफेद रेगिस्तान कहते हैं, वो आपके कच्छ में ही स्थित है, ठीक है ना। राजस्थान से एक नदी निकलती है, लूनी नदी, लूनी नदी निकलती है, जो कि राजस्थान से होते हुए राजस्थान से निकल कर कच्छ के रण में कहाँ हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसी रण में आपका विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। जो आपका कच्छ का रण है, कच्छ का रण कहाँ पर? कच्छ, भारत कच्छ का रण, यहाँ पे आपके जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली गधे, जंगली गधे जंगली गधे आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। जो कच्छ के छोटे रण है, जंगली गधे कच्छ के इसी छोटे रण में रहते हैं। जंगली गधे छोटे रण में रहते हैं, छोटे रण में रहते हैं। चलिए 36 नंबर है। इसरो का कौन सा मिशन शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन, नाम में आ गया तो शुक्रयान 1 लगा दो, शुक्रयान 1 लगा दो। और जो आदित्य L1 मिशन है, यह भारत का पहला सूर्य मिशन है। पहला आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है, ठीक है ना। ये जो मंगलयान 2 है, ये आपका मंगल के लिए है, जो कि दूसरे नंबर का है। इससे पहले मंगलयान जा चुका है। और जो गगनयान है, ये आपका भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है ना। भारत का
पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, मानव युक्त मिशन, मानव युक्त मिशन है जो कि व्योम मित्र रोबोट से लैस है, व्योम मित्र रोबोट। ओके, शुक्रयान क्या इसको रिलीज कर दिया गया है? तो रिलीज नहीं किया गया है, ये आपका 28/31/2028 से लेकर के 2031 में इसका जो एक काल है प्रस्तावित वो आपका माना गया है। आपको पता है कि वेनस जो है हमारा शुक्र है, उस पर आपके सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं और ज्वालामुखी सतहें हैं, तो ये उनका अध्ययन करने जाएगा, वहाँ के सैंपल्स लाएगा, अगर लाएगा नहीं मतलब सिर्फ वहाँ का अध्ययन करेगा, ठीक है ना। जो शुक्र है हमारा शुक्र, इसी शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। और जो शुक्र ही हमारा सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म तथा चमकीला, यहां पर 96% ऑफ CO2 है ना। इसको क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा, इवनिंग स्टार, या फिर शाम का तारा, सांझ का तारा, ऐसा भी कहा जाता है। शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र तथा बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, नो उपग्रह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार स्वर्ण ओलंपिक कब जीता था? तो 1980 में जीता था, मॉस्को ओलंपिक। कहां पर था ये? मॉस्को में जीता था आखिरी बार। किसको हराया था? स्पेन को हराया था। किसको हराया था? स्पेन हराया था। और इस टीम के कप्तान कौन थे? और इस टीम के कप्तान आपके थे वासुदेवन भास्करन। वासुदेवन भास्करन थे। पहला स्वर्ण कब जीता था? 1928 में जीता था। अरे 1928 में जीता था, एम्स्टर्डम में। कहाँ जीता था? एम्स्टर्डम में। मेजर ध्यानचंद के इसको लीड कर रहे थे। मेजर ध्यानचंद क्या कर रहे थे? इस टीम को लीड कर रहे थे। इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। इनका जन्म दिवस कब होता है? 29 अगस्त को होता है मेजर ध्यानचंद का। इसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस 1928 से लेकर के 56 तक भारत ने लगातार 6 ओलंपिक जीते। लगातार 6 ओलंपिक मेडल जीते, वो भी गोल्ड, है ना। बाकी अगर हॉकी की बात कर लेते हैं, हॉकी तो आपका 2023 में भारत में आपका क्या हुआ था? अरे यार, भारत में वर्ल्ड कप हुआ था। भारत में वर्ल्ड कप हुआ था, वही आपका उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जिसको किसने जीता? जर्मनी ने जीता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब का विलय किस वर्ष में किया था? तो 1849 में किया था। कब किया था? 1849 में किया था। 1857 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 में आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। आप 1800 जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय आपका जो वायसराय था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग, कैनिंग लिखो बस, आपका लॉर्ड कैनिंग था। 1939 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी। कौन थे ये? इतना अभी मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। तो महाराजा रणजीत सिंह लिख लो, क्या पता आ जाए। महाराणा रणजीत सिंह। महाराणा रणजीत सिंह थे कौन? इन्होंने लाहौर पे मतलब कब्जा करके और सिख साम्राज्य की नींव डाली थी। लाहौर पे कब्जा किया था। ओके, और हाँ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल सिख वॉर कब हुआ? ठीक है। सेकंड वाला कब हुआ? सेकंड वाला तो आपका
1848 से लेकर के 49 में हुआ। इसको गुजरात वॉर के नाम से भी जानते हैं, गुजरात वॉर के नाम से। टोटल 3 हुए थे, तीसरा आप लोग बताएंगे, थर्ड। प्रथम आंग्ल और सिख, यानी कि आंग्ल मतलब अंग्रेज और सिख का जो युद्ध हुआ था, ये आपका कब हुआ था? ये आपका 45 एंड 46 में हुआ था आपका। थंडर स्टॉर्म के समय जो तेज आवाज सुनाई देती है ना, जो तेज आवाज सुनाई देती है वो किसकी वजह से होती है? बादलों का आपस में जोरदार टकराना, जनरली लोग बहुत सारे लगा देंगे लेकिन ये आंसर नहीं होगा। बिजली की वजह से हवा के तेज फैलना और सिकुड़ना, ये उत्तर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। बात जो देखो, एक बहुत पुराना मिथ पाया जाता है, मिसकंसेप्शन है कि आवाज तब आती है जब बादल आपस में टकराते हैं। तो भैया आवाज तभी आएगी जब वो सॉलिड होंगे, सॉलिड तो होते नहीं है, जस्ट एक धुआं ही तो है। तो ये जब आपका बिजली टकराती है, सूर्य की सतह से भी ज्यादा वहां का टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है? 30,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। इतना टेम्परेचर हो जाता है करीब, इतना गर्म हो जाता है, तभी हमें बिजली ऐसी देखने को मिलती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति, लाइट की स्पीड कितनी होती है? हमको नीचे सुनाई पड़ता है, बिजली पहले कड़क जाती है और आवाज उसकी, मतलब आवाज पहले सुनाई पड़ जाती है, और नहीं हाँ, आवाज पहले आ जाती है हम तक और बिजली बाद में कड़कती है। क्या बता कह रहा हूँ मैं भाई? देखो, आवाज पहले कड़कती, बिजली, आवाज पहले आ जाती है और दिखती बाद में है। तो इसका यही कारण है कि प्रकाश की गति जो है वो लाइट की स्पीड, जो आपकी लाइट की गति है वो आपके साउंड की गति से धीमी है। ये आपका 3 × 10⁸ है ना, ये करीब 340 मीटर पर सेकंड। और ये वाली आप बताएंगे, कम ही होगी इससे। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोक और जनजातीय संगीत मुख्य रूप से लोगों तक कैसे पहुंचा? तो ये आपका पहुंच गया था लिखित पांडुलिपि से भी हो सकता है ना। तो जो आपके लोकगीत हैं, क्या इनको लिखा जा सकता है? इंटरनेट, रेडियो तो कोई सवाल ही नहीं होगा, शास्त्रीय संगीत विद्यालय भी नहीं होगा। आपका जो मौखिक परंपरा होगा, मैं गाता जा रहा हूँ, कल को मेरे आगे की जनरेशन गाएगी, उसके आगे जनरेशन गाएगी, तो यहाँ से आपका मौखिक ही होगा, ठीक है ना। दादा दादी से बच्चों तक गया, बच्चों से उनके बच्चों तक, उनके बच्चों तक, ऐसा करते करते आपकी जो लोक परंपरा है, इसी वजह से इसको हम लोक परंपरा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलो, 1991 के आर्थिक सुधार के कारण शुरू की गई नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजकोषीय नीति में सुधार और घाटे को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार। तो एकाधिकार जैसी चीज तो आई थिंक यहाँ पर नहीं थी, है ना। एकाधिकार जैसी कोई चीज नहीं थी। विदेशी आयात को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना बिल्कुल भी गलत है। ये कृषि करों से में भारी वृद्धि करना बिल्कुल गलत। आपका जो ए ऑप्शन है, राजकोषीय नीति में सुधार कर देना, ये आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है ना। 1981 में आपका पीएम कौन था? नरसिम्हा राव थे। कौन था? नरसिम्हा राव थे। और आपका एफएम कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? वो आपके मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह जी थे, है ना। केवल 5 उद्योग ऐसे थे जिनको लाइसेंस की कैटेगरी से बाहर रखा गया था, उस पर मतलब सरकार का ही नियंत्रण था। एलपीजी आपका इसमें अपनाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। 1991 में ही आपका मूल्य का अवमूल्यन हुआ था 2 चरणों में। कितने? 2 चरण में आपका मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। इसमें आपके एफडीआई जो है आपका फॉरेन एफडीआई, फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट, एफआई, डायरेक्ट, क्या बोलते हैं यार उसको, एफआई तो अलग चीज़ है। और जो हमारा एफडीआई है, ये आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आपका काम किया गया। तो ये आपके कुछ 41 क्वेश्चंस थे। आज मैं रात के करीब 2 बज रहे हैं, तो इस समय कुछ मैं आपको एक फैक्ट्स नहीं दे पाया हूँ एक्स्ट्रा, जिसे मुझे देने चाहिए थे। ये करीब 2 घंटे की वीडियो होती है ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी किया है। बाकी जो भी बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और कमेंट में जरूर करिएगा नोट्स। तो आपको मैं डिजिटल नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास को देखो, नोट्स पढ़ो, पेपर दे आओ। ओके, आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, अभी पॉलिटी की वीडियो रिकॉर्ड करूंगा,
अब तो नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी रात हो गई है, 3-4 घंटे की होगी वो वीडियो करीब, उसको मैं एक काम करके 2 पार्ट में लाऊंगा, तो उसको आप लोग करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।